वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सबसे डेविस्टेटिंग वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। लेकिन हम सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं रटेंगे, हम एक्चुअली उस कॉम्प्लेक्स डोमिनो इफेक्ट को डिकोड करेंगे जिसने इस पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के इस क्रूशल कोट पर ध्यान दीजिए। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन वन सिंगल इवेंट। ये लाइन काफी कुछ क्लियर कर देती है। वर्ल्ड वॉर 2 अचानक एक रात में शुरू नहीं हुआ था। ये लिटरली एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन थी, एक स्लो मूविंग स्टॉर्म जो काफी सालों से बन रहा था। उन 2 दशकों की उथल-पुथल को इजीली समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को इन 5 फेजेस में डिवाइड किया है। 1919 से लेकर 1940 तक ये डोमिनोज एक के बाद एक कैसे गिरे, ये हम इन्हीं 5 स्टेप्स में कवर करेंगे। ऑल राइट, तो सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द प्राइस ऑफ पीस। हम चलते हैं 1919 में, वर्ल्ड वॉर 1 के ठीक बाद। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने पर आई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसे हिस्ट्री की सबसे हेटेड ट्रीटी भी कहा जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन को अपने नुकसान की भरपाई चाहिए थी, तो उन्होंने वॉर गिल्ट क्लॉज यानी आर्टिकल 231 लगा दिया। इसका सीधा सा मतलब क्या था? इस ग्लोबल वॉर का सारा ब्लेम और फाइनेंशियल बोझ उन्होंने सीधा जर्मनी के सर डाल दिया। और ये पनिशमेंट कोई छोटी मोटी नहीं थी, $33 बिलियन। आज के टाइम में अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग $270 बिलियन के बराबर होता है। जस्ट इमेजिन द स्केल। ये इतना बड़ा अमाउंट था कि जर्मनी को इसका आखिरी बिल चुकाते चुकाते लिटरली 1 सेंचुरी लग गई। उन्होंने अपनी आखिरी पेमेंट 2010 में जाके क्लियर की थी। कैन यू बिलीव दैट? इस मैसिव फाइन का नतीजा बहुत भयानक और शॉकिंगली फास्ट था। सिर्फ 2 साल के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन ने जर्मन इकोनॉमी की बिल्कुल कमर तोड़ दी। जरा इन सालों में हुए बदलाव पर गौर कीजिए। 1922 में एक ब्रेड का पैकेट 160 मार्क्स का था। अगले ही साल 1923 आते आते वही सेम ब्रेड का पैकेट 200 बिलियन मार्क्स का हो गया। लोग भूखे मर रहे थे, इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी और आम जनता किसी ऐसे लीडर की तलाश में थी जो उन्हें इस डेस्परेशन से निकाल सके। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज। जब देश में ऐसी मास अनएम्प्लॉयमेंट और डेस्परेट इकोनॉमी हो तो किसी भी डिक्टेटर के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। 1933 तक आते आते एडोल्फ हिटलर ने खुद को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया। उसने एंटी सेमेटिक कंस्पिरेसी थियरीज और अग्रेसिव प्रोपेगेंडा का सहारा लिया लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। उसका मेन फोकस था लेबेंसराउम, जिसका बेसिकली मतलब होता है लिविंग स्पेस। उसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि सराउंडिंग कंट्रीज पर कब्जा करो और सो कॉल्ड आर्यन रेस के लिए जमीन और रिसोर्सेज हासिल करो। 1935 में यहाँ एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। हिटलर ने खुलेआम ट्रीटी ऑफ वर्साई को तोड़ना शुरू कर दिया, एक सीक्रेट एयरफोर्स बनाई और ब्रिटेन के साथ नया नेवल एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? बाकी देशों ने उसे सबके लिए रोका नहीं। उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शायद पुरानी ट्रीटी जर्मनी के साथ कुछ ज्यादा ही हार्श थी, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बजाय उन्होंने हिटलर को अपीज करना शुरू कर दिया। और इसी अपीजमेंट पॉलिसी ने हमारे तीसरे फेज की नींव रखी। हिटलर को समझ आने लगा था कि वो बिना एक भी गोली चलाए अपनी बॉर्डर्स इजीली एक्सपैंड कर सकता है। इस एक्सपेंशन के लिए उसने एक प्रॉपर 3 स्टेप प्रोसेस यूज किया। स्टेप 1, ऑस्ट्रिया में प्रो नाजी ऑफिशियल्स को पावर में बिठा दो। स्टेप 2, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा यूज करके दंगों की झूठी खबरें फैलाओ। और स्टेप 3, बचाव करने के नाम पर अपनी जर्मन मिलिट्री वहां भेज दो। बूम! 1938 में हिटलर ने जीरो ब्लडशेड के साथ ऑस्ट्रिया पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया, जिसने आगे के मूव्स के लिए उसके हौसले और बुलंद कर दिए। किसी भी तरह एक नए वॉर को अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चेम्बरलिन ने हिटलर के साथ म्यूनिक एग्रीमेंट साइन किया। चेम्बरलिन के कहे गए ये शब्द याद रखने वाले हैं। उन्हें जेन्युइनली लगा था कि चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा जर्मनी को देकर उन्होंने यूरोप में फाइनली पीस इंश्योर कर ली है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हिटलर ने अपना ये वादा 1 साल से पहले ही तोड़ दिया। अब हम पहुंचते हैं 1939 में अपने चौथे फेज की तरफ, जहां अपीजमेंट की ये सारी इल्यूजन्स कंप्लीटली टूट जाती हैं। द रियल वॉर बिगिंस। 1939 में जियोपॉलिटिक्स में एक अनबिलीवेबल ट्विस्ट आया। हिटलर ने अपने सबसे कट्टर आइडियोलॉजिकल दुश्मन सोवियत यूनियन के साथ ही एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया। इन दोनों का सीक्रेट प्लान था पोलैंड को आपस में आधा आधा बांट लेना। और फिर आई वो तारीख 1 सितंबर 1939।
1 मिलियन जर्मन ट्रूप्स ने अचानक पोलैंड पर इन्वेजन कर दिया। इस मूव के बाद यूके और फ्रांस के पास जर्मनी पर फाइनली वॉर डिक्लेयर करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन यहाँ एक टर्म पर ध्यान दीजिए, द फोनी वॉर। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वॉर तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन शुरुआती महीनों में फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को फिजिकली बचाने के लिए टेक्निकली कुछ नहीं किया। जीरो मिलिट्री सपोर्ट। ये उस वक्त बस नाम का युद्ध लग रहा था। अब जरा इन दोनों मिलिट्री फोर्सेस को आपस में कंपेयर करके देखिए, ट्रेजेडी अपने आप समझ आएगी। एक तरफ थी ब्रेव पोलिश मिलिट्री जो अभी भी घोड़ों और अपनी आउटडेटेड टैक्टिक्स पर डिपेंड कर रही थी, और दूसरी तरफ एक हाईली मैकेनाइज्ड, स्पीड और हेवी एयर सपोर्ट वाली मॉडर्न जर्मन फोर्स। पोलैंड की आर्मी बहादुर जरूर थी, लेकिन इस टेरिफाइंग स्पीड और आधुनिक तकनीक के सामने वो एक हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह तबाह हो गई। और यही था जर्मनी का नया खौफनाक ब्रांड ऑफ वॉरफेयर, ब्लिट्जक्रीग, जिसका सीधा सा मतलब है लाइटनिंग वॉर। इस रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी का मेन फंडा ही यही था कि दुश्मन कुछ समझ पाए या सोच पाए उससे पहले ही ओवरवेलमिंग स्पीड, स्नीक अटैक्स, टैंक्स और हवाई हमलों से उसे पूरी तरह कुचल दो। बैटल्स अब महीनों नहीं, सिर्फ कुछ दिनों में फिनिश की जा रही थी। पर इस सुपर ह्यूमन नॉन स्टॉप स्पीड के पीछे एक शॉकिंग डार्क सीक्रेट भी छिपा था। हमारा सोर्स मटेरियल रिवील करता है कि जर्मन सोल्जर्स को सीक्रेटली परविटन की हेवी डोजेस दी जा रही थीं। परविटन यानी कि आज का क्रिस्टल मेथ। इस हार्ड ड्रग की वजह से उनकी नींद और भूख कंप्लीटली गायब हो जाती थी और वो लिटरली बिना सोए दिन रात एक मशीन की तरह लड़ सकते थे। अनबिलीवेबल, राइट? हमारी स्टोरी की पेसिंग अब एग्जैक्टली जर्मन आर्मी की स्पीड से मैच कर रही है। हम आ गए हैं फाइनल फेज में। 1940 का वो डेविस्टेटिंग स्प्रिंग सीजन जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। जर्मनी ने एक ऐसी ब्रिलियंट 3-pronged स्ट्रैटेजी बनाई जिसने फ्रांस को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। ग्रुप सी और ग्रुप बी को भेजकर उन्होंने पहले एलाइड फोर्सेस का ध्यान भटकाया, लेकिन उनका मेन डीवियस प्लान था ग्रुप ए का, जहां से उन्होंने 40,000 व्हीकल्स को आर्डेंस के घने जंगल के थ्रू इजीली स्नीक करा दिया। उन्होंने टोटली फ्रांस की उस मैसिव बॉर्डर वॉल को बाईपास कर लिया और आगे बढ़कर एलाइड ट्रूप्स को पूरी तरह घेर लिया। इस मास्टर स्ट्रोक ने एलाइड आर्मी को डंकर के बीचेस पर फंसा दिया और तब वहां लॉन्च हुआ ऑपरेशन डायनामो, हिस्ट्री के सबसे इनक्रेडिबल रेस्क्यू मिशंस में से एक। ऊपर से रॉयल एयरफोर्स ने आकर जोरदार कवर दिया और नीचे आर्म सिविलियंस अपनी छोटी छोटी फिशिंग बोट्स लेकर इंग्लिश चैनल में उतर गए। उन्होंने मिलकर लगभग 3.5 लाख फंसे हुए सोल्जर्स को वहां से सेफली निकाल लिया और अपनी आर्मी को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। सोल्जर्स तो जरूर बच गए, लेकिन फ्रांस को अल्टीमेटली सरेंडर करना ही पड़ा। और अब जरा इस डरावनी हकीकत पर गौर कीजिए। जुलाई 1940 आते आते ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे से लेकर फ्रांस तक हिटलर का लगभग पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर एब्सोल्यूट कंट्रोल स्थापित हो चुका था। ऐसे डार्क टाइम में जब पूरा कॉन्टिनेंट एक्सिस पावर्स के कब्जे में था, तब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए एक ऐसी स्पीच दी जो हमेशा के लिए हिस्ट्री में दर्ज हो गई। वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल नेवर सरेंडर। एक अकेला पड़ चुका देश एक अनदेखी ताकत की आंखों में आंखें डालकर ललकार रहा था। और इस एक्सप्लेनर के एंड में हम आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, यूरोप पर नाजी कंट्रोल पक्का हो चुका था। ईस्ट में सोवियत यूनियन बिल्कुल चुप बैठा था और अमेरिका ने तो इस वॉर में शामिल होने से अभी तक साफ मना कर दिया था। तो फिर ऐसे में एक अकेला और आइसोलेटेड ब्रिटेन इस अनस्टॉपेबल फोर्स के खिलाफ बाजी आखिर कैसे पलट पाएगा? ये डोमिनोज आखिर उल्टी दिशा में गिरना कैसे शुरू होंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।